हाय गाइस, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का प्रैक्टिस पेपर, जो कि इसमें इंक्लूड करा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड जो भी हो चुके हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है। और फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आपने लिटरेरी ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं। जैसे आप फेसबुक पे जो भी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, इसके साथ साथ टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप वहां पे इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो इम्पोर्टेंट हमारा सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है DSSB, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के पेपर के लिए, क्योंकि आपके अपकमिंग डेज में इन सब से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होने हैं। इसलिए आपकी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो एक प्रैक्टिस की बात करें हम, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा जो यूजर नेम है वो है इंग्लिश जोन, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। And here we have the first question: who says that all the sweet scents of Arabia cannot remove the stench of blood, and all the seven seas cannot wash off the blood of Duncans from the hand? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आपने इसका कोटेशन देख के ही आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और चलिए इसके ऑप्शंस में से आंसर की बात कर लेते हैं हम। जो यहाँ पे ऑप्शन ए है मैकबेथ, ऑप्शन बी लेडी मैकबेथ, ऑप्शन सी विचेस का ये स्पीच है या विचेस ने ये बोला है, या ऑप्शन डी मैलकॉम का। तो करेक्ट जो आंसर है उस आपने ऑलमोस्ट दे दिया होगा सभी ने आंसर। और आप मुझे वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करे हुए हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे जरूर उसको मेंशन कीजिएगा, और सो दैट मैं आगे जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चंस में ले आऊं आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे, जिसके पार्ट्स होंगे, जो ये प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का। तो इसका जो आंसर है उसकी बात करें हम, ऑप्शन बी लेडी मैकबेथ का ये कोटेशन है, या ये जो बोला है लेडी मैकबेथ ने ये स्पीच बोली है मैकबेथ प्ले में, जो कि विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन इज नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न विल बी एबल टू किल किंग मैकबेथ। ये भी एक कोटेशन है, ये भी एक स्पीच है मैकबेथ प्ले से। सो द विचेस प्रोफेसेस but Macduff succeeds in killing him because he was born from। अब यहाँ पे इस कोटेशन या इस स्पीच की बात हो रही है कि इसमें जो प्रोफेसीज थी, जो एक इसमें भविष्यवाणी की थी जो विचेस ने, 3 विचेस ने, तो उसमें से बोला था उसने कि कोई भी जो आदमी या कोई भी इंसान जो विमेन बॉर्न है, वो कि मैकबेथ को मार नहीं सकता है। जो नेचुरल एक बॉर्न होती है बच्चे की, उससे पैदा हुआ कोई भी इंसान मैकबेथ को मार नहीं सकता है। बट यहाँ पे मैकडफ जो होता है वो सक्सीड करता है, सक्सीड हो जाता है ऑफ किलिंग मैकबेथ। तो किस तरीके से उसके जन्म हुआ था, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। इसका भी आंसर आपने दे ही दिया होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तभी आपने आंसर दे दिया होगा। और चलिए ऑप्शंस पे करेक्ट क्लिक करके या करेक्ट ऑप्शन मेंशन करके मुझे जरूर भेजिए आप कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ सिजेरियन ऑपरेशन, बिकॉज मैकडफ जो था वो सिजेरियन ऑपरेशन से उसकी पैदाइश थी, वो बॉर्न हुआ था और अपनी मदर के वोम से। तो इसी वजह से वो सक्सीड हुआ मैकबेथ को मारने में। बिकॉज यहाँ पे दिया है किसी भी नेचुरल, कोई भी नेचुरल बॉर्न इंसान जो अपनी माँ के पेट से नेचुरली पैदा हुआ होगा, उसकी बर्थ हुई होगी, वो किंग मैकबेथ को नहीं मार सकता है। बट यहाँ पे मैकडफ जो होता है वो सिजेरियन बॉर्न बच्चा होता है, इसी वजह से वो मैकबेथ को मारने में सक्सेसफुल होता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ हर। जो लेडी मैकबेथ होती है मैकबेथ प्ले में, जिसको हम फोर्थ विच बोलते हैं इस प्ले में, बिकॉज 3 विचेस होती हैं जो भविष्यवाणी करती हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मैकबेथ, और किस तरीके से उनकी भविष्यवाणियों के इन्फ्लुएंस में आकर के मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है, मर्डर कर देता है, और उसकी वाइफ उसको इंस्टिगेट करती है उसको मारने के लिए। तो यहाँ पे इस बात हो रही है लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ हर। जो ऑप्शन हमारे पास है, अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट, ऑप्शन बी ओवर एक्टिव ब्रेन, ऑप्शन सी है ड्रीम्स, ऑप्शन डी है प्रिटेंस। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है डीप सेंस ऑफ गिल्ट was the result of her
स्लीप वॉकिंग सीन, जो स्लीप वॉकिंग उसका होता था लेडी मैकबेथ का, दिस इज द रिजल्ट ऑफ हर अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट, बिकॉज उसने इंस्टिगेट किया मैकबेथ को टू मर्डर किंग डंकन सो दैट ही कैन बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इस वजह से इन्फ्लुएंस में आकर के मैकबेथ जो होता है उसको मर्डर कर देता है। बट देयर वाज अ काइंड ऑफ अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द लेडी मैकबेथ एंड आल्सो मैकबेथ। तो इसी वजह से ये एक स्लीप वॉकिंग जो सीन है, स्लीप वॉकिंग जो सिनेरियो है इस प्ले में लेडी मैकबेथ का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो रिजल्ट है उसकी डीप सेंस ऑफ गिल्ट का। Number 4 question is, which of these plays of Shakespeare does not use cross-dressing as a device? As a device, cross-dressing as a device किस शेक्सपियर के प्ले में नहीं यूज हुआ है? आपको इसका आंसर देना है, और आंसर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है एज यू लाइक इट, जो कि 1599 में लिखा गया है बाय विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन बी इज जूलियस सीजर, 1599 के अप्रॉक्स ये लिखा गया है प्ले। ऑप्शन सी है सिम्बलाइन, 1611 का ये प्ले है। ऑप्शन डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, 1589 से 1593 के मिड में ये वर्क लिखा गया है, ये प्ले लिखा गया है विलियम शेक्सपियर का। सो करेक्ट आंसर की बात हम करते हैं तो दैट इज दी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। जूलियस सीजर is not the play of Shakespeare in which there is no use of cross-dressing as a device. Number 5 question is, the etymological meaning of the word trope is, trope का etymological जो meaning है उसका क्या मतलब होता है? Options हम आपको यहाँ पे mention कर देते हैं। इसका मतलब है a gesture, mirror, turning और desire, and the correct जो इसका meaning होगा वो है turning. This is काइंड ऑफ अ डायरेक्शन और वे, और टर्न होता है ट्रोप का मतलब इटोमोलॉजिकली जो इसका मीनिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन और टर्निंग और वे, ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा। नंबर 7 क्वेश्चन इज, सॉरी 6 क्वेश्चन इज, इन द लेट 17th सेंचुरी अ बैटल ऑफ बुक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स, किन टू ग्रुप्स के बीच में ये जो 17th सेंचुरी का वर्क है बैटल ऑफ द बुक जो वो इरप्ट करता है, मींस डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए है कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स, ऑप्शन बी है एबोलिशनिस्ट एंड इंथुसिस्ट फॉर, एंड ऑप्शन सी है चैंपियंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न स्लेव लर्निंग, ऑप्शन डी है the Wales and the Scots, and correct जो answer है इस question का that is option C. This was the book battle of the books that was erupted between the two groups that was related to champions of ancient and modern slaves learning. ये एक option इसका जो है वो correct answer है। Number 7 question is, शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि वो किससे रिलेट करते थे, क्या सब्जेक्ट मैटर या थीम हुआ करता था, उनको किसको डेडिकेटेड थे। तो आपको इसका आंसर देना है। आपने इसका आंसर ऑप्शन में पढ़ लिया होगा और दे भी दिया होगा, और जल्दी से हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और प्लीज फ्रेंड मुझे जल्दी से मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि कौन से कितने क्वेश्चंस आपके इस 25 क्वेश्चंस में से करेक्ट हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इसका जो शेक्सपियर का जो सोनेट्स है दैट वाज रिलेटेड टू और डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH, जो अननोन WH थे उनको डेडिकेट किया गया था। और ये इनका सोनेट जो था विलियम शेक्सपियर का जो अप्रोक्सीमेट जो लिखा हुआ है 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं अपने लिटरेरी करियर में, एंड दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे, लव, मैरिज एंड इन्हीं सब थीम्स पे ये बेस्ड ऑन हुआ करते थे। इनके जो सोनेट्स हुआ करते थे 14 लाइंस में सोनेट्स लिखे जाते थे। इनका राइमिंग पैटर्न जो था दैट इज नोन एज दी शेक्सपियरियन सोनेट्स या शेक्सपियरियन राइमिंग पैटर्न्स के नेम से जाने जाते थे। उनकी बात अभी हम आगे करेंगे, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 क्वेश्चन की। Which of the following poems uses terza rima? इनमें आपको बताना है ऑप्शंस में से किस पोएम में टर्जा रिमा पोएटिक फॉर्म का या आपका एक स्टैंजा फॉर्म का यूज करा हुआ है, आपको आंसर देना है। ऑप्शंस में आपको बता देती हैं, जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, ऑप्शन बी पीबी शेलेज ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ टू द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन डी अल्फ्रेड टेनिसन्स यूलिसीज। सो करेक्ट आंसर जो इसका है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बारी रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। और प्लीज आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको जरूर नोट डाउन करो। तो ये हमारा है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा।
पीबी शैले के वर्क, पीबी शैले के पोएम ओ टू द वेस्ट विंड में टर्जरिमा फॉर्म का यूज हुआ है, टर्जरिमा स्टैंजा फॉर्म का यूज हुआ है। बाकी बात कर लेते हैं जॉन कीट्स के वर्क की। तो ये जो हमारा है, ये हमारा पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की सोलिटरी रीपर की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा है लिरिकल बैलेड है, एक बैलेड पोएम है, लिरिकल बैलेड की बात कर लेते हैं। एंड इसके साथ साथ यूलिसीज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो स्टैंजा फॉर्म है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जो 70 लाइन्स की पोएम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, दैट इज कंपोज इन ब्लैंक वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम, और ये सभी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं अवेलेबल, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की एंड इनके राइट पोएट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। ये आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नंबर 9 क्वेश्चन इज व्हेन one says that someone is no more, or that someone has breathed his or her last, the speaker is resorting to, क्या बता रहा है उसमें, जब वो बात कर रहा है कि कोई इसी लाइन से रिलेटेड, ये एक आप कह लो एक तरीके का एक बहुत ही ब्यूटीफाइड लाइन है जिसको ब्यूटीफाई किया गया है, या आप कह लो एक एम्बेलिश्ड किया गया है इस लाइन को। तो जब कोई कहता है कि someone is no more और someone that has breathed his or her last, तो उसमें क्या चीज का यूज है, किस तरीके से इन चारों ऑप्शंस में क्या उसको डिनोट करता है, आपको उसका आंसर देना है। तो इसमें जो करेक्ट जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यूफिमिज्म। यूफिमिज्म से ये रिलेट करता हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कहते हैं ही इज डेड या ही इज नो मोर, तो ये एक ही इज डेड को ही इज नो मोर एक अलग तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि एक हमको मीनिंग सेम होगा, बट द वे इज मोर अट्रैक्टिव एंड मोर यू कैन से मोर मीनिंगफुल। नंबर 9 क्वेश्चन के बाद हम 10 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स। कंपेनियन पोएम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है इसके ऑप्शंस में, और आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इस नंबर 10 क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज एल एलेग्रो एल एल पेंसिलेशियो, जो कि जॉन मिल्टन का इंपॉर्टेंट वर्क है। सो दिस इज दी कंपेनियन पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एल एलेग्रो एल एल पेंसिलोशियो। एक फर्स्ट का मीनिंग होता है एन हैप्पी मैन यहाँ पे, और इसका होता है पेंसिव मूड, और इन या आप कह लो इसको कि melancholic man. Number 11 is arrange the following in ascending order in the terms of size. Size के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है, मीन सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो आपको इसका आंसर करना है कि ऑप्शन ए फर्स्ट जो है एपिक, सेकंड है स्टैंजा, ऑप्शन थर्ड है एपिग्राम एंड ऑप्शन 4 है सोनेट। तो आपको बताना है कि साइज के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ आएगा। मींस जिसका सबसे कम साइज होगा वो सबसे पहले आएगा। देन करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो क्योंकि एपिक जो पोएम्स होती हैं वो 12 to 14 बुक्स में लिखी जाती हैं, तो ये सबसे लेंथी पोएम्स होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 में, ऑप्शन सी में हमारा जो है 1 वो है सबसे लास्ट में है, और 2 मींस स्टैंजा जो होते हैं वो बहुत एक 2 लाइन्स के भी स्टैंजास होते हैं, एक लाइन के भी स्टैंजास होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ये लाइन्स के फॉर्म में होते हैं, स्टैंजास डिनोट तो लाइन्स के होता है ये। और उसके बाद हमारा थर्ड एपिग्राम होता है, फोर्थ सोनेट, एंड उसके बाद हमारा फोर्थ जो आता है वो हमारा है एपिक। सो 2 3 4 1 इज द करेक्ट ascending order in the term of size of these poems या poetic form. Number 12 question is hyperbole क्या है आपको बताना है। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, आप सभी जानते हो, बट इन ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले नंबर 1 पे एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेगरेशन, ऑप्शन 2 है एरेसिस स्लर, ऑप्शन 3 है अमेट्रिकल स्किल, ऑप्शन 4 है अ फिगर ऑफ स्पीच। अब इसको हमें ऑप्शन ए बी सी डी में देखना है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए, या पहला और चौथा करेक्ट है, पहला है तीसरा करेक्ट है, या ऑप्शन डी है तीसरा करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन बी, पहला और चौथा, बिकॉज दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच। सो ये और ये हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ये और ये पहला
और चौथा एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैगरेशन, क्योंकि हाइपरबोली में आप किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके उसको चीज को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करते हो. एंड ऑल्सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच. Number 13 question is the poetry of Wordsworth and Coleridge are notably influenced by. यहाँ पे बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज की जो पोएट्री थी, जो उन्होंने लाइंस लिखी हैं, कंपोजिशंस किए हुए हैं, वो किससे बहुत ही ज्यादा या नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं. द नेपोलियनिक वॉर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन और द पुअर लॉज. और जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी. यस, 13 क्वेश्चन का फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1798 में जो ये इसमें स्टार्ट हुआ था आपका रोमांटिक एरा, तो उससे पहले ही यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, जिसकी बात करें 1789 में. और दिस वाज द फ्रेटर्निटी एंड ऑल्सो से रिलेटेड करता हुआ इसके जो एक स्लोगन था इसका. सो जो इसका इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही फेमस स्लोगन था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. मीन्स लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, या एक जो भ्रातृत्व होता है जो ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू दिस. सो ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो बहुत ही ज्यादा उस टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था एंड इट इन्फ्लुएंस द लिटरेचर एट दैट टाइम. और रोमांटिक एरा स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे. इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो पोएट्री थी या कॉम्पोजिशंस थे, they were very much influenced with this event. Number 14 question is, he is not the brightest man in the world is an example of. अब इसका एग्जाम्पल आपको बताना है, which figure of speech is this? He is not the brightest man in this world. ऑप्शन ए कैजमस है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो लाइटोटेस है, या ऑप्शन सी हाइपरबोली, ऑप्शन डी सिमिली. तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन बी, लाइटोटेस. किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए वो नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइटोटेस. एंड दिस इज एन affirmative is expressed by the negative sentence या negative meaning. क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है affirmative, he is not the brightest man in this world, means वो नहीं है brightest man इस word का, but यहाँ पे he is not का बोला जा रहा है. so एक affirmative sentence को negative के साथ express किया जाता है, that is called laitotes. अगर कैजमस की बात करते हैं तो कैजमस जो होता है ये आपका होता है जैसे किसी चीज को रिवर्स कर देना, मीन जो सेंटेंस है उसको रिवर्स करके बोलना, बट द मीनिंग इज सेम. जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देती हूँ, प्लेजर इज सिन एंड समटाइम्स सिन इज प्लेजर. तो ये हमारा एग्जांपल होगा, जो कैजमस का एग्जांपल होगा कि सेंटेंस बोला जा रहा है, कोई वर्ड बोला जा रहा है, बस उसको वो ऑपोजिट या रिवर्स कर दिया जाता है उसी सेंटेंस को, दैट इज कॉल्ड कैजमस. एंड लाइटोटेस में आपको किसी अफर्मेटिव एक्सप्रेशन को नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू वो एक्सप्रेस किया जाता है. हाइपरबोली आप सभी जानते हो, दैट इज एग्जैगरेशन, कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है. सिमिली में आप होता है कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ पे एज या आपका कंपैरेटिव जो वर्ड्स होते हैं एज या सो वो आपके यूज होते हैं उस सेंटेंस में. सो नंबर 15 क्वेश्चन है प्रोसोडी स्टडीज. यहाँ पे बात हो रही है क्या प्रोसोडी किस में स्टडीज होती है, क्या है, व्हाट इज दी स्टडीज इन दैट, उसमें क्या हम पढ़ते हैं, किससे रिलेट करता है. ऑप्शन ए लाइन एंडिंग, ऑप्शन बी मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन सी पैटर्न्स ऑफ प्रोज, ऑप्शन डी मैट्रिक्स. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, मैट्रिक्स. प्रोसोडी स्टडीज प्रैक्टिस, इन प्रोसोडी वी स्टडीज मैट्रिक्स. 16 फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ. एंड इसका जल्दी से मैं आंसर ही आपको बता देती हूँ. फॉर्मल क्रिटिसिज्म क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या उसमें हम पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी लिटरेरी डिवाइस. फॉर्मल क्रिटिसिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस. नंबर 17 इज अ फूट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ. अ फूट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट. किसका बेसिक यूनिट है फूट? राइम का, लेंथ का, रिदमिक मेजरमेंट का या हाइट का. और जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम पोइट्री की बात करते हैं, पोइट्री से रिलेटेड है ये प्रोसीडी एंड फूट एंड ऑल दीज थिंग्स. सो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ये हमारा है रिदमिक मेजरमेंट से रिलेट करता है फूट, क्योंकि यहाँ पे आई एम जैसे हम बोलते हैं अनस्ट्रेस फीट बाय स्ट्रेस फीट, तो इस तरीके से ये रिलेट करता है प्रोसोडी से, और इसका ये बेसिक यूनिट है रिदमिक मेजरमेंट का. नंबर 18 is amber is a
मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ, आइटमिक जो होता है, एम्बस जो होता है वो मेट्रिकल फूड है। जैसे मेट्रिकल फूड की बात की, सिलेबल्स की बात होती है, उसमें क्या कंसिस्ट होता है, कितने सिलेबल्स कंसिस्ट होते हैं, कितने मेट्रिकल फूड्स कंसिस्ट होते हैं, आपको बताना है। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, 2 सिलेबल्स, स्ट्रेच, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। तो ये 2 सिलेबल्स यहाँ पे यूज्ड होते हैं जिनकी मैंने बात की, और इसीलिए एम्बस इज अ 2 lines, 2 syllables are in iambus, 2 syllables is used, and this is a metrical food. नंबर 19 क्वेश्चन, और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो। आप अपना मुझे स्कोर भी बताइएगा, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव करेक्टली अटेम्प्टेड, सो दैट जो नेक्स्ट हमारा सीरीज होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, उसमें मैं डिफिकल्टी लेवल कुछ और इंक्रीज करूं क्वेश्चंस का, एंड आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो वो क्वेश्चंस मैं उसमें इंक्लूड करूं। नंबर 19 क्वेश्चन इज, एन एडल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। एडल जो होते हैं वो पोएम्स किससे रिलेट करते हैं, और जो करेक्ट आंसर है हमारा पिक्चरिस्क कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ से मीन्स विलेज की लाइफ से ये रिलेट करता हुआ है। एडल जो पोएम्स जो होती हैं वो लिखी जाती हैं, और ये पेस्टोरल एलिजी या पेस्टोरल पोएम से रिलेट करते हैं, और यहाँ पे पिक्चरिस्क कंट्री लाइफ को डिपिक्शन या डिस्क्रिप्शन मिलता है। नंबर 20 क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या है, इसका आंसर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से हम गलत अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। अगर हमारा शेक्सपियरियन सोनेट या स्पेंसरियन सोनेट दे दिया जाता है तो वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो उसका राइमिंग जो स्कीम होता है उसको बताना है शेक्सपियरियन सोनेट्स का, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, ए बी, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी जी, दिस इज द राइमिंग स्कीम। 14 लाइन्स पोएम है। Number 21, Pope's essay on criticism sums up the art of poetry as taught first by, पोएट्री का अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, वो सम्स अप होता है, मीन्स वो खत्म होता है आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट बाय, किसके द्वारा जो पढ़ाया जाता है, टॉट बाय, फर्स्ट बाय, एंड द आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल से ये पोएट्री जो होती है, इनका वर्क जो है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप का, दैट एंड्स विद दिस। अ पार्टिकल इज, अ पार्टिकल क्या है इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए, अ पैचवर्क ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैसेजेस। ऑप्शन बी, अ सैटारिकल पोएम। ऑप्शन सी, अ लव सॉन्ग। ऑप्शन डी, अ कलेक्शन ऑफ लाइंस फ्रॉम डिफरेंट पोएम्स। सो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है अ पैचवर्क ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैसेजेस। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। 23rd क्वेश्चन इज, केयरलेस शी इज with artful care, affecting to seem unaffected is an example of, फिर से एक बार पढ़ देती हूँ मैं ये क्वेश्चन। केयरलेस इज, शी इज with artful care, affecting to seem unaffected, ये क्या है आपका, इस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको इसका आंसर देना है, एंड दिस इज पैराडॉक्स। आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पैराडॉक्स है हमारा ये। Number 24 question is, a metrical food containing a stress followed by unstressed syllable is, देखिए यहाँ पे फिर से बात हो गई स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की। तो जो हमारा है वो कौन सा है, इसमें होता है मेट्रिकल फूड, जिसमें जो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दी, ऑप्शन बी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है, टॉर्सी। दिस इज टॉर्सी, दिस इज कॉल्ड टॉर्सी। एंड अगर हम एम्बस की बात करें, एम्बिक पेंटामीटर्स की, एम्बिक लाइंस की बात करें, एम्बिक फूड की बात करें, तो वहां पे होता है अनस्ट्रेस सिलेबल पहले आता है, उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल आते हैं। बट टॉर्सी में आपको स्ट्रेस सिलेबल जो पहले होता है और उसके बाद अनस्ट्रेस सिलेबल्स आते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेंसरियन सोनेट के राइमिंग स्कीम को आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन डी है, ए बी, बी ई, सी डी एंड ऑप्शन ई, दिस इज द लास्ट राइमिंग राइम। तो इसका जो होता है राइमिंग पैटर्न वो बहुत ही अटपटा थोड़ा सा होता है, तो आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जो होगा ए बी, बी ई, सी डी एंड ई ई, दिस इज द राइमिंग पैटर्न ऑफ द
स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट की अभी हमने बात की, इसमें हम ABAB, CD EF एंड GG ये उनका राइमिंग पैटर्न होता है, जिसमें 14 लाइन सोनेट्स में जो पोएम्स लिखी जाती हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रैक्टिस सेट किया इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। प्लीज फ्रेंड्स, मुझे अपना स्कोर जरूर मेंशन करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को थोड़े से हायर लेवल या आपके डिफिकल्टी लेवल उसका इंक्रीज कर सकूं। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेगा कि आपने किस तरीके से कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। इसी वजह से मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को इंक्रीज करूंगी उसके लेवल को। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर आप चेक कर लीजिएगा इस वीडियो का। इसके साथ साथ आई बटन पे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है, लिंक है, वो चेक कर लीजिए एंड स्क्रीन जरूर देखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।